Start करें? Okay. Hello learners, welcome back with this new lesson and this is Government of India Act 1919 का हमारी सीरीज है एक which is the important acts that transform India. But उसके पहले एक बात बता दूं आपको, important verdicts और लैंडमार्क verdicts that transform India की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है. उसके बाद करंट केसेस डालने सारे verdicts कंप्लीट हो चुके हैं. You can go and directly watch each and every session. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लेना. एंड बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स या सॉरी इंपॉर्टेंट एक्ट्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स ने, लॉज ने, कानूनों ने भारत में बहुत मेजर चेंजेस किए हैं. तो 1773, उसके बाद 84 है ना, पिट्स एक्ट की हम बात करते हैं. उसके अलावा 1813, 33, 1858, राइट, एट 1909. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल. सारे के सारे कंप्लीट करा चुका हूँ. इसके पहले वाले लेसन्स में जाकर के देखना, इसकी प्लेलिस्ट है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. ओके 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 सरन मैम, स्टार्ट करते हैं, है ना. तो बेसिकली क्या था ये, है ना. तो हम वही जैसे कि हम पहले पढ़ते थे कि इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस किस तरीके से रहे थे, है ना, इंपॉर्टेंट उसका क्रिटिसिज्म किस तरीके से हमको करना है, इंपॉर्टेंस एंड उसका इम्पैक्ट क्या रहा. तो बहुत ही स्ट्रक्चरल वे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं. जैसे कि आपको पता है, राइट. तो जिन भी लोगों ने हमारे पुराने ये वाले एक्ट्स के लेसन्स को देखे उनको सब पता है, राइट. तो अगर आप नए जुड़े हैं, ओके, आई वेलकम यू. तो इसको देखो, अप्रिशिएट करना, ठीक है. बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस तरह के टॉपिक्स का, ठीक है. आ जाते हैं क्वेश्चन, यहाँ से छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए. एंड आई ऑलवेज प्लेज कि आपके लिए फन बना दूं, वही पढ़ना बहुत फन बना दूं. एंड इतना डिटेलिंग से पढ़ेंगे कि आपको कहीं भी कभी भी कोई कुछ भी पूछ लेना उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यू विल नेवर फॉरगेट, आई प्रॉमिस दैट. ओके चलो बहुत सारी बातें हो गई. बात करते हैं एक्ट की, क्या करा इसने, है ना. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 1919 का, इसने बेसिकली ये यूके पार्लियामेंट ने पास किया इंडिया के लिए कि जो बेसिकली जो नेटिव पॉपुलेशन है ना, उसका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए भाई, है ना. तो बैकग्राउंड तो आपको पता ही है, कितना सारा कुछ हमने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा है, इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, राइट. अच्छा, एक और सीरीज है इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, इसमें स्टोरी फॉर्म में मैंने सारा कवर किया हुआ है. तो जाओ उसको भी अप्रिशिएट करो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, है ना. तो ये सब बहुत ही इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड है ना. ओके सर मैम, बात करते हैं. यस, तो क्या कहा उन्होंने कि नेटिव पॉपुलेशंस का जो है हमको इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा. हम अकेले जो है वो नहीं कर सकते यहाँ पर, है ना. लोगों का समर्थन चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में. तो ये कहा गया कि जो इंडियंस हैं वो बेसिकली आ गया है एंड एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी जाए, ठीक है. तो बड़ी बड़ी बातें एंड राइट, इस तरह की चीजें वहां पे रहती थी, ठीक है. तो हम कहते हैं हमारा बहुत बड़ा अंपायर है और हम चाहते हैं आपका पार्टिसिपेशन बढ़े, हम बहुत अच्छे हैं, हम डिवाइन है. अच्छा, इंट्रोडक्शन देख ले सबसे पहले. ओके ओके सर मैम, बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 एक्ट है, ये एक बहुत ही कोडिफाइड वर्जन है किसका, आपका जो मॉन्टेक्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे. दे कॉल इट रिफॉर्म्स, है ना. बट वी नो कि बेसिकली इम्पैक्ट क्या रहा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे हैं, है ना, किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ. तो बेसिकली चाहते थे कि एक प्रोविजन हम करें फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट, कि ताकि एक यूनिक पोजीशन बना सके इंडिया में, कि जितनी दूसरी कॉलोनीज है उससे थोड़ी सी यूनिक किस तरीके से इंडियन कॉलोनी को हम ट्रीट करें, बिकॉज इंडिया की कंडीशंस, बैकग्राउंड्स, है ना, कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग था. ऐसा नहीं कर सकते हो आप, यहाँ पे बहुत बड़ी लार्ज पॉपुलेशन थी उस टाइम पे भी, आज भी है ना. तो इसमें कुल मिला के 47 सेक्शंस थे एंड 5 शेड्यूल्स थे. क्यों बोल रहा हूँ ये क्यों याद रखना आपके, बिकॉज ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इससे इम्पैक्ट हुई है, इम्पैक्ट तो एटलीस्ट हुई है. सो इसमें देखो बैकग्राउंड बैकग्राउंड तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, कि बेसिकली इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है. बैकग्राउंड क्या है, देखो वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर वन ब्रेकआउट हो गया डेफिनेटली, 14 से 90 तक हो रहा था. तो बेसिकली ब्रिटेन ने ज्वाइन किया था वर्ल्ड वॉर को. उन्होंने अफर्म कर दिया कि वॉर जो है ये हम पूरी दुनिया में क्या चाहते हैं, स्टैब्लिश करना चाहते हैं डेमोक्रेसी, है ना. बहुत ही अच्छा है, पायस नोबल वो प्रिंसिपल है ना. तो ये चाहते थे कि जो नेटिव इंडियंस है उन्होंने ब्रिटेन से को अश्योरेंस दिया कि ठीक है भाई, हम अपना सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे आपको वॉर में, है ना. अब क्यों करेंगे भाई ऐसे इंडियंस, क्यों चाहेंगे क्योंकि दूसरे के युद्ध में आप पार्टिसिपेट करो, नहीं सर मैम, मतलब है, सबका मतलब होता है. हम्म? तो बिन मतलब है कोई कुछ नहीं करता है ना. हालांकि हमारा जो था वो अपनी कंट्री के लिए था, बेसिकली करेंगे क्यों नहीं, डेफिनेटली. तो कहा था कि भाई वॉर खत्म होने के बाद इंडियंस जो है उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल, मतलब हम सेल्फ गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, है ना, कि एज अ रिवॉर्ड फॉर द सर्विस. ओके, लेकिन इंडियंस जो है, इंडियंस को बहुत रिग्रेसिवली ट्रीट किया जाता है बाय दिस रिग्रेसिव लॉज से ना, बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया जाता था. एंड एट दिस टाइम जो मुस्लिम लीग थी,
वो डिसॉल्व कर चुके थे अपने डिफरेंसेस को इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और एक जॉइंट स्कीम में आ सकते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि हाँ ठीक है भाई, हाँ जो वर्ल्ड वॉर है उसमें हम भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं एज अ कंट्री, एज अ नेशन। सो ये सब बातें चल रही थी, एंड फाइनली 20 अगस्त को 1917 में क्या किया गया, बेसिकली मिस्टर एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, जो कि सेक्रेटरी था, ठीक है, मॉन्टेग्यू कौन था आपका सेक्रेटरी था, कैम्सफोर्ड कौन था आपका वाइसरॉय था। तो मॉन्टेग्यू ने क्या किया, रिफॉर्म्स को लेकर के आना, रिपोर्ट फाइल करी, सॉरी डिक्लेरेशन लेकर के एक डिक्लेरेशन बनाया कि जो है इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए ब्रांच इन एवरी ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और फिर हम ऐसे करते करते एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तक पहुंच जाएंगे, ये इनका कहना था। फिर 8 जुलाई को क्या होता है 1918 में, ये इतना तारीख ये मत याद रखो लेकिन कॉन्टेक्स्ट तो याद रखो, राइट, इसलिए पढ़ रहे हैं कि मॉन्टेक्यू कैम्सफोर्ड की एक डिटेल्ड रिपोर्ट आती है। उन्होंने रिपोर्ट बेसिकली पब्लिश कर दी कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कैसे लोगों को लाया जाए, है ना। तो ये फाउंडेशन बना, राइट, तो ये फाउंडेशन बनी, ये रिपोर्ट फाउंडेशन बनी इस एक्ट की। एंड फिर फाइनली एक्ट को पार्लियामेंट में लाया गया 29 दिसंबर 1919 में। उसको फिर रॉयल असेंट दे दिया गया था, ठीक ठीक है। इंडिया में क्या होता है, प्रेसिडेंट असेंट देते हैं तब एक्ट बनता है, वहां पर रॉयल असेंट दिया जाता है। ओके, सो ये था अभी बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन। मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ मुझे ना। मजा आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बात कर लेता हूँ ऑब्जेक्टिव्स की, राइट, ऑब्जेक्टिव्स आर द मेन, राइट, पिलर्स, राइट। सो बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स की, बात करेंगे हम, पूरी इतनी खिचड़ी नहीं बना देंगे इसकी, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं कि ये चाहते थे कि वही डेफिनेटली इंडियंस का इंक्रीज हो पार्टिसिपेशन में एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, कि सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बना देंगे एंड आप उसमें मजे करना। ओके, तो इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें मैंने कहा ना। वेलफेयर वेलफेयर की बात करते हैं कि एडवांसमेंट किया जाएगा इंडियंस का, इंडियन कम्युनिटी का, इंडियन रेस का। You know what? Race. They are the racist. They are the. I mean, I'm not saying कि सब होते हैं, बट यू नो दैट, राइट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात, फाइनल ऑब्जेक्टिव है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाया जाएगा एज अ वाइटल पार्ट ऑफ द एम्पायर, यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी लेकिन पार्ट एम्पायर का ही रहेगा वो। रिमेंबर, आजादी देने की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं सर मैम। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पर रहेगी, है ना, लेकिन हमारे अंदर रहेगा, वो कहलाया हमारा पार्ट ही जाएगा। कहते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की, ठीक है, आखिर कानून के अंदर बेसिकली लिखा क्या गया है, हाँ, क्या लिखा गया है बताइए। यस, तो वही बता रहा हूँ मैं आपको, सिंपल। देखो, अ, अब मैं चाहता हूँ आपको कि पेन पेपर लेकर के जरूर बैठे, जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना पेन पेपर लेके जरूर जरूर बैठे, है ना। बहुत सारी चीजें होती है जो मैं बोलता हूँ, लिखे नहीं होती स्लाइड्स में, हालांकि नोट्स में वो प्रोवाइड कर देता हूँ मैं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, देखो, सबसे पहली बात करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्होंने इनको डिवाइड कर दिया। प्रोविंशियल पता है ना, प्रोविंशियल, राइट, इज अ यूनिट लाइक स्टेट। ओके, सो एग्जीक्यूटिव देख लो, इसको दो तरीके से डिवाइड कर दिया गया गवर्नमेंट को, राइट। सो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होगा, डेफिनेटली गवर्नर होगा। रिमेंबर, गवर्नर, इट्स नॉट गवर्नर जनरल, बट हर प्रोविंस का एक गवर्नर होता है, राइट। सेकंड, इन्होंने अभी हम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, सेकंड है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि इन्होंने डायरची लेकर के आ गए। डायरची मतलब यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो रहेगा उसमें टू टाइप्स ऑफ काउंसलर रहेंगे, एक एग्जीक्यूटिव रहेंगे आपके, एक मिनिस्टर्स रहेंगे आपके, राइट। एक एग्जीक्यूटिव रहेंगे, एक मिनिस्टर्स रहेंगे। ओके, बात करते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनको तीन बेसिकली कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाएगा, एंड सॉरी, दो कैटेगरीज में, रिजर्व लिस्ट एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट, ठीक है। तो रिजर्व लिस्ट जो है, रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिजर्व लिस्ट जो है इसमें सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे फाइनेंस, लॉ, ऑर्डर, है ना। ये गवर्नर और उसके जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर है, ये एग्जीक्यूटिव काउंसलर बेसिकली क्या होते थे, अपॉइंटेड होते थे, तो ये वो लोग इसको देखेंगे। दूसरा सब्जेक्ट होता था आपका द ट्रांसफर लिस्ट जो है, ट्रांसफर लिस्ट जो है, एंड उसके जो मैटर्स होते थे, जैसे कि जितने भी सब्जेक्ट जो रिजर्व लिस्ट के बाहर हैं, एजुकेशन, पब्लिक वर्क्स, है ना, एंड सैनिटेशन, ये सब जो है उनको बेसिकली वो मिनिस्टर्स उसको देखेंगे, ठीक है। मिनिस्टर्स कौन होते थे, ये बेसिकली लार्जली इलेक्टेड होते थे, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते थे। वही बात है, ये सब मैंने बताया था ना आपको, बंगाल का जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था, है ना। तो यानी कि जो नवाब है वो तो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा, है ना, लेकिन जो कंपनी है वो एक्चुअली सारे फ्रूटफुल अच्छे डिपार्टमेंट, फाइनेंस, लो, ये सब वो देखेंगे, ठीक है। ओके, सो लेजिस्लेटिव की बात कर लेते हैं। लेजिस्लेचर में क्या था कि देखो यहाँ पर ना लेजिस्लेटिव का असेंबलीज का साइज बढ़ा दिया गया, ठीक है। एंड 70% जो थे वो इलेक्टेड थे इसके अंदर मेंबर, और कुछ वुमेन्स को भी राइट दिए गए थे, ये हमको यहाँ पे बात माननी पड़ेगी, वुमेन्स को भी राइट यहाँ पर दिए गए थे। 1909 में हमने बात करी थी, है ना। तो उसमें मुस्लिम्स को दिए गए थे। सो देयर वर कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट्स थे,
है ना। तो 1909 वाले में हमने बात करी थी कि कम्युनल और सेपरेट इलेक्टोरेट्स की हमने बात की गई। फॉर द फर्स्ट टाइम बजट जो था वो सेपरेट किया गया, रिमेंबर। हमने बात की थी सेंट्रल बजट की, लेकिन इसमें वो क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, सेंट्रल बजट से सेपरेट कर दिया गया, है ना। अब लेजिस्लेचर को अथॉरिटी थी कि वो अपना बजट खुद लेकर के आ सके। आज भी होते हैं, स्टेट अपने बजट लेकर के आते हैं, सेंट्रल अपना बजट लेकर के आता है, राइट। सेकंड बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इसमें हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन रहेगा, डेफिनेटली कौन रहेगा, वाइसरॉय रहेगा, है ना। हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन रहेगा, वाइसरॉय रहेगा। ओके। सो और जो जितना भी कंट्रोल रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का ओवर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो रिड्यूस कर दिया गया बाय सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। मैंने बताया ना आपको, अभी हमने बात की थी ऊपर ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स की, राइट। सो वही है 7। तो वाइसरॉय जो रहेगा कि बेसिकली वाइसरॉय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी जिसके अंदर 6 मेंबर्स होंगे। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसके लिए बड़ी लड़ाई होती थी भाई, कौन मेंबर बनेगा, क्या किस तरीके से रहेगा। तो वो सब था, है ना। आगे जाकर के देखते हैं हम कि इसको एक्सपैंड भी किया गया एंड इंडियंस को भी उसके अंदर इंक्लूड किया गया, है ना। 3 मेंबर्स इंडियंस रहेंगे, फिर एक लॉ मेंबर रहेगा, वो सब चीजें। वाइसराय जो रहेगा, अगर कोई बिल पास हो जाता है दोनों हाउसेस के द्वारा, तो उसको वाइसराय का असेंट लेना बहुत जरूरी है। एंड इसके पास राइट रहेगा, जिसको वीटो बोलते हैं, कि वो इसको डिसअलाउ कर सके, ठीक है। वीटो रहेगा एंड इसको रिजेक्ट कर सकता है लेजिस्लेचर के पास करने के बाद में, ठीक है। तो हमने बात कर ली एग्जीक्यूटिव की, बात करते हैं लेजिस्लेचर की। लेजिस्लेचर बाय कैमरल है ना, सेंट्रल लेजिस्लेचर। इसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी आपके, एंड सेकंड आपके काउंसिल ऑफ स्टेट्स रहेगा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स एक लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा। हम्म। अच्छा, वो नहीं बता रहा मैं कितने मेंबर्स है, 100 मेंबर्स, 101 मेंबर इलेक्टेड, 41 नॉमिनेटेड, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि जो बजट है, हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा 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 क्वेश्चन आ जाता है कि बजट जो है बेसिकली वहां पर अलाउ फॉर वोटिंग था, लेकिन सिर्फ 25%, 25% ही जो जितना पूरा बजट होता है उसका अलाउ है फॉर वोटिंग, ठीक है। रिमेंबर दिस। बात करते हैं, अगर बिल लॉ बन गया, है ना, तो उसको दोनों हाउसेस से निकलना पड़ेगा एंड वाइसराय का सेंट लेना पड़ेगा। अगर डेडलॉक हो गया तो 3 मेजर्स होते थे। पहला होता था जॉइंट सिटिंग का, फिर होता था जॉइंट कमिटी का, एंड फाइनली आपका रहता था जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस का, ठीक है। तो ये आपको बात डेफिनेटली आई एम श्योर कि ये बात नहीं है, नहीं पता चली आपको, राइट, है ना। ओके, तो बहुत सारी चीजें सी आपको नहीं पता चलेंगी। अच्छा, पहले इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके। ओके सर मैम, देखो अब यहाँ पर बात करेंगे एलिजिबिलिटी ऑफ आपके व्हाट वोटिंग की। लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने कितनी बड़ी, देखो दोगलापन दिखाया है यहाँ पर। ये बोलते हैं कि भाई जो है यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है भाई, जैसे कि हमारे अदर उसमें डेमोक्रेसीज में। तो लेकिन वो सिर्फ नाम की थी। आप सबको पता है कि क्वालिफिकेशंस थी यहाँ पर सबकी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था कि अगर आपको राइट टू वोट चाहिए तो ये कुछ चीजें आपको वो फुलफिल करनी पड़ेगी, जैसे कि सर मैम आपका जैसे कि आपका जो है वोटर्स को एटलीस्ट 3 रुपीज 3000 का लैंड रेवेन्यू होना चाहिए एंड प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस लेवल की, उस वर्थ की, राइट। सेकंड, वोटर जो है उनका लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक्सपीरियंस होना चाहिए। सोचो कितने ही लोगों का हो सकता हो ना, है ना। तो तीसरा था कि एक कोई भी यूनिवर्सिटी सीनेट का मेंबर होना चाहिए एंड उन्होंने लोकल बॉडीज में कुछ पब्लिक ऑफिसेज को होल्ड किया होना चाहिए, ठीक है। एंड कुछ सर्टेन स्पेसिफिक टाइटल्स भी थे, स्पेसिफाई किए गए थे टू अचीव द राइट टू वोट, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो उन्हीं लोगों को ये बेसिकली अलाउ होता था टू गेट द राइट टू वोट, ठीक है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाज इन द नेम ओनली। इंडियन काउंसिल की बात करते हैं तो इंडियन काउंसिल क्या थी, ये इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स थे, 8 से 12 लोग होते थे, ठीक है। और उसमें आधे लोग जो होते थे काउंसिल में एंड उनका पब्लिक सर्विसेज में क्या होता था, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, आधे लोगों का पब्लिक सर्विसेज में एक्सपीरियंस होता था, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, है ना। एंड जिनकी सैलरीज होती थी मेंबर्स की वो इंक्रीज कर दी गई थी और कर दी जाती थी। 3 मेंबर जो होते थे वो इंडियन मेंबर्स होते थे द काउंसिल, जो कि कंपलसरी बना दिया गया था उनका होना वहां पर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, वो हमने यहाँ पे देखे। अब बात करते हैं इसका क्रिटिसिज्म की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बात करते हैं, देखो क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19 की हम बात करते हैं, 1919 की। बहुत बहुत ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इन्होंने वाइडली इसको क्रिटिसाइज किया। एनी बेसेंट नाम तो सुना होगा, एनी बेसेंट, पता है उन्होंने क्या कहा, एनी बेसेंट, पता है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड है टू ऑफर एंड इंडियन टू एक्सेप्ट, ठीक है। यानी कि इंडियंस जो है इसको एक्सेप्ट ना करें एंड इंग्लैंड के लिए बहुत ही अनवर्दी है, ठीक है। आप इस तरह की चीज हमको प्रेजेंट कर रहे हो, कमाल है भाई। मोर ओवर इस टाइम पे कहते हैं इंडियंस जो थे हैड मूव्ड बियॉन्ड द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, और वो पहुंच चुके थे टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ स्वराज,
ठीक है, तिलक ने दिया था, उसके पहले भी काफी लोगों ने दिया था, लाला लाजपत राय बात करते थे, फिर कांग्रेस ने इसको बाद में एक्सेप्ट किया। रेवोल्यूशनरी तो हमेशा से इसी की बात करते थे, ठीक है, भगत सिंह और जितने भी चंद्रशेखर आजाद, स्वराज एंड सुभाष चंद्र बोस, तो बहुत पहले से बात करते हुए आ रहे थे। ओके, इंपोर्टेंस देख ले। हाँ, पता है इंपोर्टेंस देख लें। इंपोर्टेंस देख लेते हैं अभी। ठीक है, इसमें इन्होंने सबसे पहले डायआरची इंट्रोड्यूस करी प्रोविंशियल लेवल पे। सेंट्रल पे तो पहले ही थी डायआरची, मैंने बताया ना आपको, डायआरची दो हाउसेस, राइट। तो राइट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स था टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियंस एंड टुवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, ये सब बातें थी, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस काफी ज्यादा लोगों के अंदर इसमें आ गई। ठीक, उसके अलावा कुछ वुमेन्स को भी राइट दिए गए थे, औरतों को भी इसमें राइट टू वोट दिया गया, लेकिन वो बहुत प्रिविलेज क्लास थी, यानी कि हायर क्लास अमीर घराने की जो औरतें होती थी उन्हीं को रहता था। ठीक, तो मेन लेक्यूना क्या था इस वाले एक्ट का? मेन लेक्यूना ये था सरन मैम कि वो जो है कम्युनल था, बहुत ज्यादा कम्युनल रूट्स होती, वो इस तरह के एक्ट्स ने अंग्रेजों ने यहाँ पर हमारे इसको डाल दिए गए थ्रू दी एक्ट। बहुत ही हम बात करते हैं स्मूथली सिस्टम में किस तरीके से कोई वायरस डाल दिया, बैक्टीरिया डाल दिया, ताकि वो पूरा जड़ से खत्म कर दे, दीपक लगा दे, राइट। बात करते हैं, गिव दिस सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जो ये लेकर के आ गए सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसे कम्युनलिज्म, बहुत देखो कम्युनलिज्म को ना बहुत डिटेल में समझाया हुआ है मैंने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लो उसको जाकर के। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक इसलिए देता हूँ ताकि आप समझें, है ना, देखें उनको भी, बहुत ही इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, बहुत सारी चीजें पहले से चैनल पे अवेलेबल है, तो वह सब आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, राइट। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को किस तरीके से और ज्यादा वीकन किया जाए थ्रू इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उनको खत्म करने की बात करी। ठीक है, वायसराय जो है सेंटर ऑफ पावर था सबका, राइट। एंड जो गवर्नर थे उनको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दिया गया, इन अ वे टू स्ट्रांग की एक्ट जो है वो ओवरटर्न, मतलब एक्ट के बाद भी ओवरटर्न कर सके। ठीक है, लेजिस्लेचर के ऊपर भी इनका सर्वसत्ता राज, इनका रूल था। ठीक है, बहुत सारे पीपल डिससेटिस्फाइड है फॉर द रिफॉर्म्स और द लेजिस्लेचर। बात करते हैं सीट्स की, तो सीट्स जो है बेसिकली क्या कर दी गई, सेंट्रल लेजिस्लेचर में अलोकेट तो कर दी गई टू द प्रोविंसेस इन टर्म्स ऑफ कि प्रोविंस का किस, देखो जिसे बताते हैं ना यूपी, उस टाइम पे यूपी था, तो और बाद मध्य देश था, है ना, कोई मान लीजिए प्रिंसली स्टेट है, तो उसको उसके इंपोर्टेंस, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग सीट्स दी गई थी, ना कि पॉपुलेशन के बेसिस पे। आज देते हैं ना अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, उतनी सीट्स होगी जितनी पॉपुलेशन, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत से प्रोविंस जो थे वो बहुत ही नाराज हो जाते थे कि जो है भाई गवर्नमेंट हमारा को चाहती नहीं, क्यों भला करें हम भी, उस तरीके से चीजें रहती थी। तो ये था हमारा पूरा एक्ट। बात करते हैं इसमें फर्दर साइमन कमीशन की। ठीक है, साइमन गो बैक, तो वो वाली बात यहाँ पर हम करते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था, बेसिकली इसको रिव्यू करने के लिए 10 साल के अंदर हर बार 10 साल में इसका रिव्यू किया जाता था। ठीक है, तो एक रॉयल कमीशन लेकर के आ गया, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन जिसको बोलते हैं, उसका हेड था ये साइमन। ठीक है, ओके, सो बेसिकली 1921 में ही कर दिया था इसको अपॉइंट, तो लेकिन ये बाद में रिपोर्ट लेकर के आता है 1927 में। तो इसको सबसे पहले क्रिटिसाइज इसी बेसिस पे किया कि ऑल वाइट कमीशन था ये, इसमें कोई भी जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था, राइट। 1930 में अपनी रिपोर्ट देता है ना। इसका बेसिकली देखो कुछ रिकमेंडेशन बताता हूँ, आप खुद सोचना कि किस लेवल की इसमें रिकमेंडेशन दी गई थी। ठीक है, जैसे कि इसकी मेन रिकमेंडेशन थी कि जो कमीशन है वो डायरची खत्म कर देगा। ठीक है, डायरची खत्म कर देनी चाहिए और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लेकर के आनी चाहिए, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है मिनिस्टर्स को और ज्यादा मिल सके। पहला तो इन्होंने ये किया, ठीक है, कि मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबल और ज्यादा दी जाए। इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को अपलोड किया भाई, और कहते हैं कि फर्दर एक्सटेंड करो इसको। और ठीक है, ये ठीक है, दूसरी चीज ये। तीसरी चीज सर मैम की इन्होंने रिकमेंड किया कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोविंसेस का, और उसको पॉपुलेशन के बेसिस पे दिया जाए, राइट। जैसे कि पहले क्या था, उसकी वैल्यू, उसके वर्थ पे, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन के बेसिस पे, राइट। अब फाइनली इन्होंने एक चीज और रिकमेंड की कि जो मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, जैसे कि राज्यसभा परमानेंट हाउस होता था, तो उसको इलेक्टेड किया जाए थ्रू द इनडायरेक्ट इलेक्शन। जैसे कि वहां पर पहले क्या होता था, डायरेक्ट इलेक्शन होते थे, हालांकि कितना होता था वो आप सबको पता है ना। ओके, तो बेसिकली हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, उसने बेस बना दिया फॉर दी आपके 1935 का एक्ट। भूलना मत यार, 1935 का एक्ट जो लेकर के आऊंगा मैं इसके बाद, उसको भूलना मत बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो फाइनली जब हम बात करते हैं कि साइमन गो बैक, साइमन की जब इंडिया में लेकर के आया, तो उसको भगा दिया गया सर, मतलब उसका तिरस्कार किया गया। लाला लाजपत राय, फिर सॉन्डर्स मर्डर केस, सब इससे रिलेटेड है, वो हिस्ट्री में मैंने बताया आपको। ठीक है, तो वो हिस्ट्री में जाकर के देखना। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक्ट है, तो उसके लिए आपको ये वाला केस समझना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको पहले ही पढ़ाया, क्रोनोलॉजिकली चल रहे हैं।
स्ट्रक्चरली चल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल वे में चल रहे हैं। चलो बताया मुझे किस पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, ठीक है? तो बताना एंड देखते रहो, एंड जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।